नमस्कार बच्चों, हमारे जो अध्याय चल रहा है उसका नाम है सफल प्रजातंत्रवाद के लिए आवश्यक बातें। सफल प्रजातंत्रवाद के लिए आवश्यक बातें। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का ये अध्याय है। इसमें आगे हम जो पढ़ चुके हैं उसके आगे का अध्ययन करेंगे। देखिए, मैं समझता हूँ कि एक तीसरी शर्त भी है जो प्रजातंत्रवाद की सफलता की पूर्व आवश्यकता है। प्रजातंत्रवाद की सफलता के लिए पूर्व आवश्यकता है, सबसे पहले वो शर्त आवश्यक है। तीसरी क्या शर्त है बच्चों? वह यह है कि कानून तथा शासन की दृष्टि से सभी समान होने चाहिए। क्या शर्त है? तीसरी, कानून और शासन की दृष्टि से सभी समान होने चाहिए। कानून की दृष्टि से और शासन की दृष्टि से किसी में भेदभाव नहीं होना चाहिए, सभी समान होने चाहिए। चाहे वो नेता हो, चाहे मंत्री हो, चाहे कोई बड़ा अधिकारी हो, चाहे सामान्य वर्ग हो, चाहे गरीब हो, चाहे अल्पसंख्यक हो, सभी लोग समान होने चाहिए। कोई भेदभाव, कोई पक्षपात इस तरह का नहीं होना चाहिए कानून की नज़र में और शासन की नज़र में, शासन की दृष्टि से। यद्यपि ऐसे छुटपुट अवसर गिनाए जा सकते हैं जहां कानून की समान दृष्टि नहीं रही। कई छोटे मोटे ऐसे उदाहरण दिए जा सकते हैं जहां कानून की दृष्टि समान नहीं है, तो भी मैं नहीं समझता कि इस समय मुझे कानून की दृष्टि में समानता के बारे में बहुत कुछ अधिक कहना चाहिए। फिर भी मैं कानून की दृष्टि में, क्योंकि मैं लोकतंत्र की बात कर रहा हूँ, हालांकि ऐसे कुछ ही उदाहरण हैं कि जहाँ कानून की दृष्टि में लोगों को समान नहीं समझा गया, फिर भी मैं इस बारे में, इस समानता के बारे में कि समान समझा जाए, मैं कुछ अधिक नहीं कहना चाहता। लेकिन शासन की दृष्टि में समानता की बात की जाए, कानून की दृष्टि में कुछ भेद हो सकता है, लेकिन शासन की दृष्टि में यदि समानता की बात की जाए, समानता की बात महत्वपूर्ण है। सरकार के लिए सब उसके अपने हैं, जो लोग उसको वोट देते हैं, मत देते हैं वो भी, जो नहीं देते हैं वो भी। सरकार को एक बार चुनाव के बाद जीत हासिल करने के बाद जिनकी सरकार बनी है, फिर उन लोगों को जनता में कोई भेदभाव, पक्षपात नहीं करना चाहिए। सरकार की कोई भी योजना बने, कोई भी नीति बने, वो सबके लिए होनी चाहिए, सबको उससे लाभ होना चाहिए, सभी उससे लाभान्वित हों। आप में से बहुत से लोगों के लिए यह संभव है, बहुतों के लिए संभव है, या तो ऐसी घटनाएं याद कर सके जहां भेदभाव रहा हो, या ऐसी घटनाओं की कल्पना कर सकें। लेकिन भेदभाव शासन की दृष्टि में होता है बच्चों। शासन की दृष्टि में, शासन जिस पार्टी की सरकार होती है, जिस पार्टी की सत्ता होती है, पहले उस पार्टी के लोगों के काम होते हैं, दूसरे लोगों के काम बाद में किए जाते हैं। जबकि शासनारूढ़ पार्टी अपनी पार्टी के सदस्यों के हित में शासन करती प्रतीत हुई। शासनारूढ़ जो पार्टी होती है वो अपनी पार्टी के सदस्यों के हित में शासन करती प्रतीत हो, ऐसा होता है। जैसे राम मंदिर का मामला ही ले लो, आप लोग राम मंदिर का मामला ले लो। राम मंदिर हिंदुओं का की आस्था से जुड़ा हुआ एक प्रश्न था, एक मुद्दा था। अब इस मुद्दे के बारे में ये देखते कि साहब इस देश की आस्था से जुड़ा मुद्दा है, केंद्र में चाहे कोई सरकार हो उसको ये मुद्दा उठाना चाहिए, लेकिन वो लोगों ने ये मुद्दा उठाया नहीं। बीजेपी ने ये मुद्दा उठा लिया तो मुसलमान ये सोचने लगे बीजेपी हमारे से दूर है, हिंदू सोचने लगे कि बीजेपी हमारी पार्टी।
अब मंदिर का काम शुरू हो गया, मंदिर निर्माण का। इसका मतलब ये नहीं है कि साहब बीजेपी के शासनकाल में मंदिर निर्माण हो रहा है तो वो मुसलमानों के पक्ष में नहीं है पार्टी। ऐसा नहीं होना चाहिए। कुछ भी हो, मैं इस प्रकार की कितनी घटनाएं याद कर सकता हूँ। आप कल्पना करें कि कानून जो कहता है, अब एग्जाम्पल है, आप कल्पना करें कि ये कानून कहता है जो कोई भी आदमी बिना लाइसेंस के किसी वस्तु विशेष का व्यापार नहीं कर सकता। ये कानून है जिसमें ये कहा जाता है कि कोई भी व्यक्ति बिना लाइसेंस के किसी विशेष वस्तु का व्यापार नहीं कर सकता। लाइसेंस का मतलब बच्चों यहाँ से लिया जाएगा, कोई गैर कानूनी चीज़ है जिसके लिए लाइसेंस आवश्यक है, वो लाइसेंस लेकर ही काम कर सकता है। ये नियम बना हुआ है, ये कानून बना हुआ है। इस कानून का पालन सबको करना है क्योंकि कानून सबके लिए समान है, इसलिए कोई भी उस कानून पर आपत्ति नहीं उठा सकता। उस कानून विशेष में कहीं कुछ पक्षपात भी नहीं है कि भाई किसी चीज़ का व्यापार बिना लाइसेंस के नहीं कर सकते। लेकिन हम एक कदम आगे जाएं और देखें कि जब कोई आदमी किसी अफसर या मंत्री के पास किसी वस्तु विशेष का व्यापार करने के लिए लाइसेंस मांगने जाता है, लाइसेंस लेने जाता है या रिन्यू कराने जाता है, मैं नहीं जानता लेकिन लगता है कि एकदम संभव है जो मैं कह रहा हूँ, अम्बेडकर जी जो कह रहे हैं, संभव है कि मिनिस्टर सबसे पहले उसकी टॉपिक की ओर देखे। लाइसेंस कोई लेने जाएगा, बनवाने जाएगा, तो जो बनाने वाला मिनिस्टर है जिसके कहने पर बनता है वो उसकी टॉपिक की तरफ देखे। टॉपिक की तरफ देखने का मतलब है कि वो ये देखे कि किस पार्टी का सदस्य है, किस पार्टी का आदमी। यदि उसकी पार्टी का आदमी है तो जल्दी हो जाएगा, दूसरी पार्टी का आदमी है तो हो सकता है नहीं भी हो या समय लगे, कई चक्कर काटने के बाद हो गया पक्षपात शासन की दृष्टि में। जबकि शासन को, सरकार को ये तय करना चाहिए जिसके कागज सही हो, जो वाकई इस लाइसेंस का अधिकारी हो, उसी को मिलना चाहिए। हो गए यहाँ पक्षपात। तो उसकी टोपी को देखेगा, यदि वह ऐसी टोपी पहनी हुई है जो उसे अच्छी लगती है, वो ऐसी टोपी पहनी हुई है जो उसे अच्छी लगती है, मतलब वो जिस पार्टी का है उसी पार्टी का यदि सामने वाला है तो उसे निश्चय हो जाता है कि वह उसकी पार्टी का आदमी है और पार्टी के आदमी का काम तो पहले होना चाहिए। अब एक दूसरा आदमी जाता है जो दूसरी तरह की पोशाक पहना है, दूसरी तरह की टोपी पहना है या दूसरी पार्टी का है, वह मिनिस्टर पहले आदमी को लाइसेंस दे देता है, दूसरे वाले को नहीं देगा। पहले वाले को क्यों दे देता है? क्योंकि पहले वाला आदमी उसकी पार्टी का सदस्य है और दूसरे को इनकार कर देता है। चाहे पहले वाले आदमी के कागजों में कुछ कमियां ही हों, दूसरे आदमी के कागजात बिल्कुल सही हों, हुआ पक्षपात, क्योंकि पहले वाला व्यक्ति है जो उसकी पार्टी का सदस्य है। शासन की दृष्टि में दोनों आदमी लाइसेंस लेने के समान रूप से अधिकारी हैं। किसी सुविधा विशेष का लिया जाना एक छोटी सी बात है। कोई सुविधा किसी पार्टी के सदस्यों को थोड़ी सुविधा दे दी जाए वो एक अलग बात है और इसका प्रभाव संभवतः थोड़े से लोगों पर पड़ता है। अब हम एक कदम और आगे बढ़ें तो देखें कि जब ऐसा भेदभाव शासन में प्रविष्ट हो जाता है, सरकार को पक्षपात नहीं करना चाहिए, सरकार की दृष्टि में सभी समान होने चाहिए। लेकिन जब शासन की दृष्टि में ऐसा हो जाता है, मान लीजिए किसी पार्टी के किसी सदस्य ने कोई अपराध कर दिया, भाई कोई पार्टी है उसके सदस्य हैं मिस्टर कै, मिस्टर कै से कोई अपराध हो गया, गलती हो गई, उसके विरुद्ध काफ़ी गवाह हैं, इसके खिलाफ काफ़ी गवाह भी हैं, कै के खिलाफ उस पर मुकदमा चल रहा है, कै पर केस चल रहा है। अब उस इलाके में उस पार्टी का मुखिया मजिस्ट्रेट के पास जाता है। ये कै जिस पार्टी से जुड़ा हुआ है, इस पार्टी का मुखिया जो है वो मजिस्ट्रेट के पास जाएगा, जज के पास जाएगा और कहता है, जज के पास जाकर क्या कहेगा, इस आदमी पर मुकदमा चलाना ठीक नहीं, तो इस आदमी के ऊपर केस मत चलाओ, इसको बाइज्जत बरी कर दो। क्यों? क्योंकि यह पार्टी का आदमी है और हमारी सरकार है। या आगे बढ़कर यह भी कहता है कि आप मेरी बात नहीं मानेंगे तो मैं इस बात की सूचना मिनिस्टर को दे दूंगा, क्योंकि मिनिस्टर भी हमारी ही पार्टी का आदमी है। या तो आप मेरी बात मान जाओ, मैं आपकी शिकायत मिनिस्टर तक करूँगा और यहाँ से आपका तबादला अन्यत्र करा दूँगा। वही बात, या तो सरकार की सुनो
गलत होते हुए भी इसको बाइज्जत बरी करो। और यदि आप सबको समान मानते हैं तो फिर अपने ट्रांसफर के लिए तैयार रहो। आपका तबादला अन्यत्र करा दूंगा। आप कल्पना कर ही सकते हैं कि इससे सारी शासन व्यवस्था में अव्यवस्था और आपाधापी का साम्राज्य हो जाएगा। आजकल यही हो रहा है बच्चों, देखना, कभी देखा भी हो सकता है आपने, नहीं आगे देखना। राजस्थान विधानसभा के चुनाव होंगे 2023 में। 2023 में राजस्थान विधानसभा के चुनाव होंगे बच्चों। चुनाव हो जाएंगे, रिजल्ट आ जाएगा और सरकार बन जाएगी। सरकार बनते ही सबसे पहला काम क्या किया जाता है सरकारों के द्वारा? सरकार बनते ही सरकारों के द्वारा सबसे पहला कार्य क्या किया जाता है? वो काम ये होता है, तो जैसे कोई नई सरकार आती है तो वो पिछली सरकार के द्वारा जो नियुक्तियां दी गई थी उनको कैंसिल करती है। जैसे जयपुर में नई सरकार बनेगी 2023 में, तो इस समय जो 2023 तक जयपुर में जो अधिकारी होंगे, अफसर होंगे, उनका ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा और उनको कहीं अन्य भेज दिया जाएगा। और जो दूर बीजेपी के पसंद के जो अफसर हैं उनको जयपुर लाया जाएगा। फिर बाद में 23 के बाद चुनाव होंगे, उसमें भी यही होगा। उसमें कांग्रेस अपनी पसंद के अधिकारियों को जयपुर लाएगी। यानी ये व्यवस्था चलती रहती है। बुक में लिखा है साफ साफ। जब एक पार्टी शासनारूढ़ होती थी तो पहले पार्टी द्वारा नियुक्त सभी कर्मचारियों को उनके पदों से पृथक कर देती थी। यहाँ तक कि बड़े अधिकारियों को तो करती ही थी, क्लर्कों और चपरासियों तक को भी बाहर बाहर कर दिया जाता था। क्लर्क और चपरासी छोटी पोस्ट वाले, इनको भी हटा दिया जाता था। उन सब की जगह नई पार्टी के नए आदमी नियुक्त किए जाते थे। सरकार में अपने लोगों को शामिल किया जाता था। वास्तव में काफ़ी वर्षों तक अमेरिका में कहने सुनने लायक किसी तरह की शासन व्यवस्था नहीं थी। अमेरिका में कई वर्षों तक कोई शासन व्यवस्था नहीं थी। अपने देश में तो फिर भी स्थिति बढ़िया है। अमेरिका में क्या होता था, पहले कोई भी नई पार्टी की सरकार बनी, पहले वालों को सबको हटा दिया जाता, ट्रांसफ़र भी नहीं किया जाता, हटा दिया जाता, बड़े अधिकारियों को, क्लर्कों को, चपरासियों तक को। और जो नई सरकार आती वो अपने आदमियों की भर्ती करती थी। बताओ कितनी तगड़ी है व्यवस्था। बाद में यह बात स्वयं उनकी समझ में आ गई कि प्रजातंत्रवाद के हित में यह ठीक नहीं, लोकतंत्र के लिए, सफल लोकतंत्र के लिए ये बात अच्छी नहीं है। उन्होंने इस विकृत पद्धति को बदल दिया। अब ज़्यादा से ज़्यादा ये हो जाता है कि भाई सरकार बदलती है तो अधिकारियों के, अफसरों के ट्रांसफ़र हो सकते हैं, उनको हटाया नहीं जा सकता पद से। तो इस विकृत पद्धति को क्यों बदला गया अमेरिका में? ताकि शासन व्यवस्था शुद्ध बनी रहे, लोगों के मन में शासन के प्रति विश्वास बना रहे, न्याय संगत रहे और राजनीति से दूर रहे। और ये अफसरों को, अधिकारियों के ऊपर भी यह है कि उनको ईमानदारी से काम करना चाहिए। ईमानदारी से काम करना चाहिए। सत्ताएं, सरकारें आती हैं, जाती हैं, सही को सही और गलत को गलत कहना चाहिए। क्योंकि जनता की कड़ी मेहनत के टैक्स से उनको सैलरी मिलती है। राजनेता उनको सैलरी नहीं देते, तनख्वाह, वेतन नहीं देते। इसलिए इंग्लैंड के लोगों ने राजनीतिक कार्यालय और सिविल कार्यालय में भेद कर दिया। एक तो राजनीतिक कार्यालय, जैसे साहब ये बीजेपी का कार्यालय है, ये कांग्रेस का कार्यालय, और एक सिविल कार्यालय, सामान्य कार्यालय में भेद कर दिया। सिविल कर्मचारी स्थायी रूप से बने रहेंगे। सिविल कर्मचारी जो सरकारी ऑफिस है, इनके कर्मचारी स्थायी रहेंगे, वे निश्चित उम्र के बाद ही रिटायर होंगे। और राजनीतिक जो कार्यालय हैं उसमें बदलते रहेंगे। कोई भी पार्टी शासनारूढ़ हो, कोई भी पार्टी चाहे शासनारूढ़ हो, शासन में रहे, सरकार में रहे, सत्ता हो किसी भी पार्टी की, यह सभी पार्टियों के आज्ञानुसार कार्य करने वाले होते हैं। भाई जो अफसर हैं, जो कर्मचारी, वो तो जिसकी सरकार होगी उसके अनुसार काम करेंगे। इनके कार्य में कोई मिनिस्टर हस्तक्षेप नहीं करता। एक IAS है, हरियाणा की है, हरियाणा के हैं, साल में 2 बार उनके ट्रांसफ़र होते हैं। क्योंकि वो सरकार कोई भी हो, आज नौकरी से तो हटा नहीं सकते। सरकार कोई भी हो, ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकती है? ट्रांसफ़र कर सकती है, सस्पेंड नहीं कर सकती, हटा नहीं सकती। उनका ट्रांसफ़र क्यों किया जाता है? क्योंकि वो सत्ताओं के समर्थन के गीत नहीं गाते हैं,
जो सत्ताएं होती हैं, जो सरकार होती हैं, उनके पक्ष में नहीं बोलते, वो सही को सही और गलत को गलत कहते हैं। जब हमारे देश में ब्रिटेन के लोगों का शासन था, जब हमारे देश में ब्रिटेन के लोगों का शासन था, तो यहाँ भी यह बात प्रचलित थी। मुझे स्पष्ट रूप से एक अनुभव याद आ रहा है जो उस समय हुआ जब मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मेंबर था। आप ध्यान देखेंगे तो आप देखेंगे कि लगभग हर वाइसराय के नाम दिल्ली में कोई ना कोई स्ट्रीट या क्लब है। जो अंग्रेज वाइसराय होते थे, अंग्रेज अधिकारी होते थे, सबके नाम लगभग कोई गली का नाम हो या कोई क्लब का नाम है। ऐसे ही एक वाइसराय या गवर्नर जनरल हैं जिनके नाम पर कोई स्ट्रीट या कोई दूसरी संस्था नहीं है, और उस गवर्नर जनरल का नाम है लॉर्ड लिनलिथगो। लॉर्ड लिनलिथगो, उसका प्राइवेट सेक्रेटरी मेरा मित्र, किसका, डॉक्टर अंबेडकर का। उस समय डॉक्टर अंबेडकर कानून मंत्री, उस समय पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट मेरे पास था, और ऐसे बहुत से काम थे जो मेरी देख रेख में हो रही थी अंबेडकर जी की में। वह आया और धीरे से मुझसे कहा, मेरे प्रिय डॉक्टर, उनका जो पीए था, सचिव था, लॉर्ड लिनलिथगो का सेक्रेटरी, वो मेरे पास आया और कहा कि मेरे प्रिय डॉक्टर, क्या आप लॉर्ड लिनलिथगो के नाम पर किसी संस्था या कार्य का नामकरण नहीं कर सकते, जब और लोगों के और जो वायसराय हैं उनके नाम पर है सब कुछ। उसने कहा यह बुरी तरह खटकता है, सभी का नाम है, केवल उनका ही नाम नहीं है, तो ये मेरे को खटकता है कि उनका नाम भी होना चाहिए। ठीक है बच्चों, इसके आगे का अध्ययन हम कल करेंगे। धन्यवाद।